अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको पंजाब पुलिस के एक ऐसे विंग के बारे में बताएंगे जिसे 1835 में बनाया गया। उस वक़्त इस विंग का नाम था एंटी ठगी डकैती विंग। बाद अज़ां 1877 में इस विंग का नाम चेंज कर दिया गया, इसे पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का नाम दे दिया गया। जूँ वक्त गुजरता गया, 1899 में एंटी ठगी डकैती से शुरू होने वाला ये विंग स्पेशल ब्रांच का नाम लेकर दोबारा इसे असर नो रिकॉग्नाइज किया गया। ये विंग अब पंजाब पुलिस में एक खुसूसी अहमियत का हामिल है। इस विंग की तारीख़ क्या है, अब ये विंग किन किन पहलुओं पर काम करता है, इसकी ट्रेनिंग का इस्तादे कार क्या है, इस विंग के बुनियादी काम क्या हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए हमारे आज के मेहमान हैं एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच पंजाब जुल्फ़कार हमीद। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। शुक्रिया फ़याज़ मलिक सर। सर, क्या है ये स्पेशल ब्रांच, किस तरह एंटी ठगी से पॉलिटिकल इंटेलिजेंस से अब स्पेशल ब्रांच तक का सफ़र, कुछ बताएंगे आप हमें इसकी तारीख़ के बारे में? ये डिपार्टमेंट पहली दफ़ा जब कायम किया गया तो उस वक्त जिसको आम तौर पे आप ठगी, हम अब समझते हैं कि शायद वो फ्रॉड की किस्म है। ठगी उस वक्त एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का बहुत बड़ा रैकेट था जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। अच्छा। जिसकी तादाद हज़ारों के अंदर उसके विक्टिम्स थे और बाज़ एस्टिमेट्स हैं कि 25 से 30 हज़ार विक्टिम्स को वो शिकार करके मार चुके थे। अच्छा। और करोड़ों की उस ज़माने के हिसाब से जो तादाद में लोग उनका अपना माल से महरूम हो चुके थे। और चूँकि ये बहुत सूबों में और ज़िलों में फैला हुआ था तो एक ऐसी खुफिया फ़ोर्स की ज़रूरत महसूस की गई जो इस मेनेस को ख़त्म कर सके। तो उस वक्त इसको स्लीमन ने कायम किया जो अक्रॉस सब कॉन्टिनेंट ये काम करता था और इन्होंने उस पूरे मेनेस को कंट्रोल किया, उन लोगों को गिरफ़्तार किया, उनको फिर इन्होंने कन्विक्ट कराया। सब्सिक्वेंटली उसी को चेंज करके जिस वक्त अंग्रेज़ पंजाब में आए तो उसके बाद 1870s और 80s में इसको स्पेशल ब्रांच का नाम दिया गया। और ये बिल्डिंग जिसमें हम बैठे हैं ये एक बड़ी इसकी तारीख़ और बड़ी कदीम इसकी हिस्ट्री है। ये रॉबर्ट्स क्लब के नाम से इस बिल्डिंग को जाना जाता है। अच्छा सर, इस बिल्डिंग के बारे में भी पूछे कि ठगी वाली बात बड़ी दिलचस्प है। ये ठगी वही तो नहीं कही वो जो बनारसी ठग एक करैक्टर बरसगीर पाको हिंद में थे, वो किसी को छोड़ते नहीं थे? जी, हम अब ये समझते हैं ठग लोगों के जहन में आमतौर पे ये होता है कि शायद ये ठग को फ्रॉड करने वाली किस्म है। जो ये ठग से इनके बहुत बड़े बड़े गैंग्स होते थे जो बाज़ औकात दर्जनों और सैकड़ों की तादाद तक जाते थे। वो अपने विक्टिम्स को बाकायदा टारगेट करते थे, उनको सर्च करते थे, उनकी हर चीज़ उनसे ले लेते थे और उनको मार कर फेंक देते थे। और बहुत से विक्टिम्स ऐसे थे जिनका किसी आदमी को पता भी नहीं चलता था बिकॉज़ वो ट्रैवल कर रहे होते थे, उस दौरान ये इनको टारगेट करते थे। तो इसलिए जो ये फ़ोर्स ओरिजिनली बनी वो इसी लिहाज से कि एक इतने बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल कैसे किया जाए। फिर सब्सिक्वेंटली इसके मैंडेट में और चीज़ें ऐड होती गईं कि पब्लिक की पल्स क्या है, लोगों की जो लोग किन जिन चीज़ों की वजह से अगर उनको कोई परेशानी होती है उसके बारे में हुकूमत को बताया जाए। और स्पेशल ब्रांच का जो मैंडेट है वो ये है कि वो हुकूमत को आइज़ एंड ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट इसको कहते हैं कि ये लोग हुकूमत को बताए कि अवाम इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी मुश्किलात क्या हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई महंगाई बहुत बढ़ रही है हम उसके ऊपर गवर्नमेंट को साथ साथ रिपोर्ट देते हैं। अगर कोई एसेंशियल कमोडिटीज़ की किसी जगह अवेलेबिलिटी नहीं है हम उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट देते हैं। अगर किसी जगह कोई मिस गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं हम उस पर भी गवर्नमेंट को रिपोर्ट देते हैं। बड़े जो इवेंट्स होते हैं जैसे अभी PSL गुजरा है या इसी तरह बाकी दूसरे बड़े इवेंट्स होते हैं, हम पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए भी काम करते हैं बिहाइंड द सीन्स। एक तो आपको वो फोर्स नज़र आती है जो सामने बावर्दी नज़र आती है, लेकिन उनके साथ जो बिहाइंड द सीन्स बहुत बड़ी फोर्स वो स्पेशल ब्रांच वो पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए काम कर रही होती है, उनकी वेलफेयर के लिए। कि अगर कोई भी बड़ा इवेंट होता है चाहे वो पॉलिटिकल नेचर का हो चाहे वो किसी भी और नेचर का या गैदरिंग हो, तो हम उन सब के ऊपर ये देखते हैं कि उनकी सिक्योरिटी, उनके लिए हम पहले सर्च स्वीप करवाते हैं ताकि कोई टेररिज्म के रिलेटेड इंसिडेंट्स ना हो सकें। उनके लिए हमारे स्निफर डॉग्स हैं वो भी इसके लिए करते हैं, हमने ख़ास इक्विपमेंट्स भी लिए हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए और उनकी जो आवाम की जो एक गवर्नमेंट के जहन में जो
उनका इमेज, उस सब को करने के लिए हम हुकूमत को मुसलसल आगाह रखते हैं। अच्छा सर, आपकी जानिब से स्पेशल ब्रांच को अपग्रेडेशन किए जाने के इकदाम जो हैं वो ज़बान ज़द-ए-आम हैं, जिसको देखो वो उसी की बात कर रहे हैं। क्या कर दिया आपने स्पेशल ब्रांच में सर? देखें, स्पेशल ब्रांच जैसे मैंने कहा इसकी बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से इन चीज़ों में जैसे मैंने कहा लैग कर रहा था। और मैंने उसकी एक मिसाल आपको ये दी कि जब मैं आया तो कंट्रोल रूम में 600 साढ़े 600 फैक्स आ रही थी। लेकिन ये बिल्डिंग जिसमें हम बैठे हुए हैं, अब आप इसको देखें, इसकी तारीख़ बहुत तवील है। पंजाब के जो दूसरे गवर्नर रॉबर्ट मोंटगोमरी थे, उनके नाम पे ये बिल्डिंग, क्योंकि ओरिजिनली ये क्लब बना तो उनके नाम पे ये बना, फिर ये मोंटगोमरी हॉल में शिफ्ट हुआ बाग जनाब में, तो ये बिल्डिंग स्पेशल ब्रांच को मिल गई। तो इस बिल्डिंग को हमने पूरा रिस्टोर किया क्योंकि हमारी इतनी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक लेगेसी है। और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग जो एक हिस्ट्री है, इसके ऊपर जो टॉप फ्लोर है उसकी भी हम पूरी रेस्टोरेशन करवा रहे हैं ओरिजिनल। उसमें हमारी लाइब्रेरी और एक हम उसमें ई लाइब्रेरी भी ऐड करा रहे हैं जो पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होगी, जो स्कॉलर्स रिसर्च करते हैं, क्योंकि हमारे जो आर्काइव्स और लाइब्रेरी है वो यहाँ की शायद सब कॉन्टिनेंट की इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ में वो है। और वो ओरिजिनली इसका बड़ा हॉल होता था इस क्लब का। ये नीचे जितने रूम्स आपने देखे हैं ये रेज्ड लेवल की है, तो ये अब बहुत मॉडर्न, यानी बिल्डिंग ओरिजिनल हमने रखी है लेकिन उसके अंदर अमेनिटीज़ सारी हमने इंट्रोड्यूस की, क्योंकि हमारी हिस्टोरिक लेगेसी उसको इम्प्रूव करना। जो हमारा पूरा हेडक्वार्टर इस सारे को हमने कंप्लीट रेनोवेट किया है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली हमारे जितने ऑफिसेज़ हैं फील्ड में, आरओ लाहौर का ऑफिस आपको पता है वो नहीं था, अब उसका हमने पूरी एक 3 मंजिला बिल्डिंग उसका काम शुरू करवाया हुआ है। 6 के करीब बिल्डिंग्स हम अब तक मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, जो डीओ ऑफिसेज़ हमारे नहीं थे, वो जिनके पास पहले बैठने के लिए जगह नहीं थी। अभी मैं पिछले दिनों में हाफजाबाद फिर नारोवाल इन दोनों जगह पे गया, कंप्लीट करवा के हमने वो, बस वो ऐसी जगहों पे थे कि आप ना पूछें कि वो कैसी जगह थी जहाँ वो पहले लोग लगता नहीं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। नहीं, एक सफ़र है जो जारी है। अच्छा। और 6 ये बन गए हैं, 10 जगहों पे हमने और लैंड भी हासिल कर ली है और उनकी अब स्कीम्स भी हमारी शुरू हो गई हुई हैं, उन पे भी काम सब पे जारी है तेज़ी से। इसी तरह हमारे जो ये वाली पूरी बिल्डिंग जो है, इसका एक पूरा ब्लॉक सामने एक हम फ्रंट पे वो भी एक नया कंप्लीट बना रहे हैं जिसमें टेक्निकल और ये चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह हमारे लोगों के जो स्टाफ के पास रेजिडेंसेस का और इन चीज़ों का भी बड़ा प्रॉब्लम था, उसके ऊपर भी हमने काफ़ी तेज़ी से अब काम किया और हर जगह पे रेजिडेंसेस का भी काम जारी है। हर जगह पे, हर ऑफिस में हमने टेक्निकल इक्विपमेंट भी, कंप्यूटर्स भी, फर्नीचर भी सारे हमने नए पहुंचा दिए हैं और उसकी वजह से मैं समझता हूं कि उसका भी बड़ा हमें फ़ायदा हो रहा है। और दूर दराज जगहों में भी आप यजमान की जाके बिल्डिंग देख लें, वो ऐसी होगी कि आप कहेंगे कि यार ये शायद ऐसी लाहौर में। आप चाहते हैं कि ये जो ऑफिसर स्पेशल ब्रांच में छुट्टियां गुजारने के लिए आते थे वो अब छुट्टियां ना गुजारें, या मेहनत से काम करें और वो बताएं कि हम स्पेशल ब्रांच कितनी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितना काम कर रही है, कितना काम कर सकती है। ये तमाम चीज़ें लोगों के सामने आएँ और वो देखें कि स्पेशल ब्रांच की कारकर्दगी क्या है। अच्छा सर, स्पेशल ब्रांच के इस्तेदादेगार को बढ़ाने के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं और इसकी ट्रेनिंग का क्या मेयार है, किस तरह ये काम करते हैं? स्पेशल ब्रांच के जो मेन काम है उसी लिहाज से फिर इसकी इस्तेदाद कार में हमने अब इजाफ़ा किया है। मिसाल के तौर पे हमारा एक सबसे बड़ा काम, जैसे मैंने कहा, वो ये है कि पब्लिक पल्स का हुकूमत को बताना। तो हमारे पास पहले बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैनुअली आ रही थी, यानी जब मैं यहाँ आया तो कुछ 600 साढ़े 600 फैक्स दिन में कंट्रोल रूम में सिर्फ आती थी। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जब मैनुअली वो आ रही होगी तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन उसमें से ज़ाया हो जाती है। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मेंटेन करें और फिर उसको कोलेट करें। तो हमने उसके लिए जो हमारी डेली सिचुएशन रिपोर्ट बनती है उसको हमने अब ऑटोमेट कर दिया है। हमारे जो स्टाफ पूरे सूबे में है वो सारा अब हमें आईटी के थ्रू हमने हर जगह कंप्यूटर्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, मोबाइल फ़ोन्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। वो अब हमें जो रिपोर्ट्स भिजवाते हैं, हमने अपने जो इक्विपमेंट्स लिए हैं उसमें वो सारी चीज़ें स्टोर होती हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ कोलेट होती है और अब वो हमेशा के लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये हमने ऑटोमेशन की तरफ पहला इकदाम तो ये किया। दूसरा ये है कि हमारे जो ये DSRs और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बनती हैं, अगर आप हमारी लाइब्रेरी को जाके देखें तो ये बर्रे सग़ीर की कदीम तरीन जो 1880 से ऑनवर्ड जितनी लाइब्रेरीज, हमारा जो आर्काइव है वो जो ब्रिटिश जो हमारे सेक्रेटेरिएट के आर्काइव्स हैं एट पार विद दैट है।
और जो इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है वो और किसी जगह अवेलेबल भी नहीं है। तो उसमें से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो भी अब हमारे उन आर्काइव्स में भी जा रही है, हम उसको भी साथ साथ अपडेट कर रहे हैं। साथ हमने हर एक अपने दफ्तर को कंप्यूटराइज कर दिया है, उन तमाम की हमने ट्रेनिंग करवा दी है। हमारे जो ऑपरेटर्स या जो फील्ड के ऑपरेटर्स और इंटेलिजेंस के लोग हैं उन सब की हमने ट्रेनिंग्स कराई। हमारा एक स्कूल ऑफ एनालिसिस है जो हमारा चूंग के अंदर है, उसमें हम उनकी स्पेशल ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो, जैसे मैंने सिक्योरिटी का आपको बताया कि अवाम की सिक्योरिटी को हमने तहफ़्फ़ुज़ को मेंटेन करना होता है, तो उसके लिए हमारा इक्विपमेंट जो था, जो काफ़ी साल से तब्दील नहीं किया था, फरसूदा हो गया था, अब हमने उसको लेटेस्ट इक्विपमेंट उसकी जगह लेकर आए हैं कि अब आइंदा आने वाले दिनों में, अब आपको पता है कि बहुत से दुनिया में जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। बहुत से अटैक्स ड्रोन्स के थ्रू हो रहे हैं, आपको याद होगा क्रेमलिन में, बाकी जगहों पे इस तरह के अटैक्स हुए हैं। उसके तोड़ करने के लिए हमने इक्विपमेंट हासिल किए हैं। इसी तरह जैसे कोई बड़े इवेंट्स कहीं पे पब्लिक की गैदरिंग होती है, उनकी सिक्योरिटी के लिए किस तरह से वहाँ पे कोई आदमी ऐसी तखरीबकारी ना कर सके, उसके लिए हमने इक्विपमेंट्स हासिल किए हैं। इसी तरह इन तमाम चीज़ों के लिए हमने अब लेटेस्ट गैजेटरी और लेटेस्ट इक्विपमेंट हमने हासिल कर लिए हैं। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि पब्लिक की जो पब्लिक फेसिंग, हमारे पास बहुत से लोग जो महकमों में अपॉइंट होते हैं सरकारी, किसी भी महकमे में कोई भी आदमी अपॉइंट होगा, उसकी वेरिफिकेशन का एक मैकेनिज़्म उनमें से चंद लोगों का हमारे पास आता है। तो उसमें आवाम को बड़ी डिफ़िकल्टी थी कि लोग कई कई महीने लग जाते थे वेरिफिकेशन में। हमने उसको ऑटोमेट कर दिया है, उस सारे को हमने पब्लिक फेसिंग कर दिया है कि लोग वहाँ से अपना डेटा फीड करें। हमारी कोशिश होती कि हम 2 हफ्ते के अंदर अंदर उस तमाम डेटा को उनको करके वेरिफिकेशन वापस भिजवाएं, ताकि लोगों की वो डिफ़िकल्टीज़ को हम दूर कर सकें। अच्छा सर, ट्रेनिंग का मेयार क्या है आपका? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि स्पेशल ब्रांच में डेपुटेशन पर ऑफिसर्स आते हैं, अहलकार आते हैं, फिर कुछ अरसा गुजारने के बाद वो वापस चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस विंग की को अपनी मुस्तकिल फ़ोर्स भी है? हमारे पास दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग वो हैं जिनका आपने कहा कि वो डेपुटेशन पर आते हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव साइड से आते हैं, वो यहाँ काम करते हैं, फिर वो चले भी जाते हैं। लेकिन उनमें से भी बहुत बड़ी तादाद काफ़ी अरसा यहाँ गुजारती है, और कुछ हमारे अपने लोग भी हैं जो मुस्तकिल यहाँ पर भी होते हैं। इन दोनों की ट्रेनिंग के लिए हमने जो हमारा स्कूल ऑफ एनालिसिस है, वो एक डेडिकेटेड हमारा अपना स्कूल है। उसमें जिस वक्त कोई आदमी एग्जीक्यूटिव का हमारे पास आता है तो हम उनकी पहले ट्रेनिंग करवाते हैं। उनका ट्रेनिंग कोर्स होता है, हमारा काम क्या है, कैसे हम वो काम करते हैं, हमारा इक्विपमेंट क्या है, उस सब की उनको हम प्रॉपर ओरिएंटेशन देते हैं। इसी तरह जब हमारे लोग अपने नए रिक्रूट होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग की जाती है, और फिर वो लोग फील्ड में जाकर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। साथ साथ हमने उनके प्रमोशन रिलेटेड कोर्सेज़, जो हर एक लेवल की जो प्रमोशन है वो उनके ट्रेनिंग कोर्स के साथ रिलेटेड है। तो हर आदमी जिसने ऊंचे लेवल की ज़िम्मेदारियां संभाल ली हैं, तो उस ज़िम्मेदारी पे जाने से पहले, उसको प्रमोट करने से पहले उसकी अलहदा ट्रेनिंग करवाई जाती है, जो स्पेशलाइज्ड भी होती है और बाज़ केसेस में टेक्निकल भी होती है कि जिन टेक्निकल इक्विपमेंट्स को उन्होंने यूज़ करना है उनके लिए भी वो इस्तेमाल की जा सकती है। तो दोनों तरह की ट्रेनिंग हमने उनके लिए प्रोवाइड की है। अच्छा सर, गुज़श्ता दिनों आपकी जानिब से एक अच्छा इक़दाम देखने में आया। आपके जो स्नैफर डॉग थे, जो कि मुख्तलिफ इवेंट्स में आपके काम आते थे, सर्च एंड स्वीपिंग में आपके काम आते थे, क्रिमिनल्स की निशानदही के हवाले से उनकी गिरां कदर खिदमात थी, उनको जहर देकर मार दिया जाता था जब उनकी रिटायरमेंट होती थी। मगर अब ये नहीं कर रहे। अब आप उनको जो है मुखय्यर हज़रात को अडॉप्ट करवा रहे हैं। ये ख्याल कैसे आया सर? ये ख्याल ऐसे आया कि PSL लास्ट ईयर जब हो रहा था तो वहाँ हमारे ये डॉग्स ड्यूटी पे जाते हैं, स्निफिंग ड्यूटी करते हैं। तो यूएस, जो आपको पता है एनिमल के सिलसिला में जो हमारी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनकी जो पहले ये प्रैक्टिस थी, इसको यूथनेसिया के नाम से जाना जाता है कि उनको पॉइज़न दे के डेथ करना। डॉक्टर्स का ये कहना था कि बियॉन्ड अ सर्टन एज, अब जो हमारे डॉग्स हैं 8 साल 9 साल की उम्र के बाद, वो कहते थे कि इनकी ऑर्गन फेलियर होने लग जाता है, तो फिर वो उनको रिटेन करना रिटायरमेंट के बाद वो शायद डॉग्स के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। लेकिन हमने जिस वक्त लोगों से पूछा, आईडी साहब का ये ख़ास तौर पे आइडिया था, और उनको हमारी जो ASP शहर बानो जो आजकल मशहूर हैं, उन्होंने ये ख़ास तौर पे कहा कि उन्होंने गुलबर्ग में ये देखा, तो उन्होंने कहा कि ये भी एक अल्टरनेटिव हम इस पे कर सकते हैं। तो उस पर फिर हमने वर्किंग शुरू की। तो एक NGO हमारे सामने आई जो ऑलरेडी डॉग शेल्टर्स का काम कर रही थी कि अच्छा। तो हमने फिर जब US से दोबारा कंसल्ट किया, हमने कहा कि इसको ज़रूरी तो नहीं है कि उनको वाई डोंट वी उनकी अगर हम लास्ट जो ओल्ड एज है उसको कंफर्टेबल कर दें बजाय इसके कि पुट देम टू स्लीप। तो उन्होंने कहा कि ये भी किया जा सकता है। जब उनकी राय आ गई तो हमने फिर उस पर वर्किंग की, एक
स्पेशल आईडी साहब से स्टैंडिंग ऑर्डर इस पे इशू करवाया गया। उसका एक पूरा प्रोसेस है, हम अखबार में इश्तिहार देते हैं, उसके अंदर फिर लोग सामने आते हैं, जो लोग उनको अडॉप्ट करना चाहते हैं उन्हें अडॉप्ट करते हैं। हम फिर उनका बाद में उनको मेंटेन भी, उनके रब्ता उनके साथ हम रखते हैं ताकि हम देखें डॉग की वेलफेयर का। तो पिछले साल भी और इस साल भी जो डॉग्स हमारे सर्विसेबल एज के नहीं रहते, यानी वो रिटायर कर दिए जाते हैं, उनको फिर हम अडॉप्शन के लिए पुटअप करते हैं, लोग उनको ले लेते हैं, हम उनकी देखते रहते हैं बाद में भी कि वो उनका ख्याल कर रहे हैं नहीं कर रहे। हमारा तजर्बा अभी तक बहुत कामयाब है और उसमें हम पिछली दफ़ा हमने 6 डॉग्स और इस दफ़ा भी 6 डॉग्स वो अडॉप्ट हुए। बड़ी अच्छी फैमिलीज़ ने उनको किया, वो हम हमारे साथ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी उनकी शेयर करते रहते हैं। द डॉग्स आर हैप्पी। तो उनकी जो नेचुरल ज़ाहिर है आगे लाइफ उनकी थोड़ी रह गई है जिस एज पे वो हैं अब, बट वो उनके जो लास्ट डेज़ हैं वो फिर कंफर्टेबली गुजरेंगे। अच्छा सर, क्या इसके लिए आप उन फैमिली से कुछ चार्जेस वगैरह लेते हैं या आप वैसे ही उनको देते हैं? नहीं, हम उनसे कोई चीज़ चार्ज नहीं करते, बल्कि इस दफ़ा तो हमने डॉग फीड एक्स्ट्रा हमने साथ दी, क्योंकि ज़ाहिर है एक डॉग है जिसने हमारे लिए इतनी ड्यूटी की है। आप ये देखें, हमने ये पैदा होकर हमारे पास पप्स आए थे, फिर हमने उनको 1.5 साल ट्रेन किया, फिर उन्होंने हमारे साथ 7-8 साल ड्यूटी की और बड़ी कीमती ड्यूटी। तो हम उनको रिटायर करते हैं, हम उनको मेडल्स भी देते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं और उसके बाद हम उनको अच्छा, वो मेडल और सर्टिफिकेट जो है वो भी साथ ही जो अडॉप्ट उनको करते दिया हैं जाता है, उन्हीं को दे देते हैं? हमारे रिकॉर्ड में भी रहता है, उनको भी एक कॉपी दे दी जाती है ताकि वो उनका ख्याल करें और हम बड़े खुश हैं कि उसके अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। और अब ये पॉलिसी बाकी जो पंजाब पुलिस के एनिमल्स हैं उनके लिए भी उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। अभी हॉर्सेस के लिए भी इसको एक्सटेंड कर रहे हैं और इसी तरह जो बाकी यूनिट्स हमारे हैं जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या पीसी वगैरह जहाँ हॉर्सेस भी होते हैं, वो उस पर भी इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। अच्छा सर, जुल्फ़कार हमीद बतौर एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच रिफॉर्म्स को किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। हमारी ये हर दौर जो गुज़रता जाता है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वक्त के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस को भी उसी तरह चेंज होना चाहिए जैसे सोसाइटी चेंज होती है। जैसे आपकी जो अब एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से इवॉल्व हुई है, अगर हम उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को चेंज ना करें और अपग्रेड ना करें तो हम पीछे रह जाएंगे। इसी तरह सोशल चेंजेस जो आ रही हैं, एक मिसाल उसकी सोशल मीडिया है। जितनी चेंजेस उसकी वजह से आई हैं, पहले सिर्फ अखबार होते थे, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, अब सोशल मीडिया ऐड हो गया है। सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चेंज होते हैं, आपके ट्रैवलिंग के मैकेनिज़्म चेंज होते हैं, लोगों की आदत चेंज होती हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होता है। तो उसके हिसाब से आपको अपनी चेंजेस साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस में करनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अपना जो HR जो आप अपने लोग ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप वो उस हिसाब से नए ज़माने के मुताबिक नहीं लेते, आप पीछे रह जाएंगे। अगर आपको टेक्नोलॉजी ने कोई नई सहूलियात मुहैया कर दी, अगर आप वो इस्तेमाल नहीं करते, आप पीछे रह जाएंगे। आवाम की जो तवक्कुआत पुलिस से हैं, अगर आप उनके मुताबिक अपने आप को तब्दील नहीं करते तो फिर भी आपके लिए परेशानी की बात है, क्योंकि पुलिस और आवाम हमेशा साथ साथ हैं। हमारा काम सिर्फ उसी सूरत में आगे हो सकता है और स्पेशल ब्रांच में बात स्पेशली ज़्यादा रेलेवेंट है कि जिस वक्त आवाम के साथ हमारा वास्ता, राब्ता, ताल्लुक़ होगा तो वो हमारे साथ ताउन करेंगे तो हमारा काम ज़्यादा अच्छी तरह से होगा। लिहाजा जितनी ये हम सिटीज़न सेंट्रिक, सिटीज़न फ्रेंडली रखेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बदलते वक्त के साथ साथ इन चीज़ों को तब्दील करना, चाहे वो कानून तब्दील करने की बात है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बदलने की बात है, चाहे वो जिस तरह के लोग हम लेते हैं उनको बदलने की बात है, चाहे आप जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उनको बदलने की बात है। इन तमाम चीज़ों को वक्त के साथ साथ बदलना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो साथ साथ होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी कि पहले हमारे पास फैक्स के थ्रू आती थी, उससे पहले ज़ाहिर है ह्यूमन आते होंगे, चिट्ठियाँ लिखी हुई आती थी, डाइजेस्ट आते थे। अब वो सारी चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली आ रही है। अब अगली चीज़ ये है कि अब AI आ रही है, तो इसका एनालिसिस आप देखें कितना आसान हो जाएगा, उससे आप कितनी बेहतर अपनी कारकर्दगी कर सकेंगे। पहले ज़माने में हमारे पास लेटेस्ट गैजेटरी नहीं थी जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हो सकती है। आपने कोई एंटी माइन डिटेक्टर्स नहीं थे, एंटी एक्सप्लोसिव डिटेक्टर्स नहीं थे, अब वो मौजूद हैं, तो हमें उनका लेटेस्ट का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसी तरह अब जैसे स्निफिंग डॉग्स की एग्ज़ाम्पल आपने अभी हमारी बात हुई तो उसके ऊपर भी हम कर रहे हैं। इसी तरह जो लोगों का वर्क एनवायरनमेंट है, अगर उसको आप उस तरह से अच्छा नहीं रखते तो वो भी आपके लिए, तो बदलते वक्त के तकाज़ों के साथ आपको इस्लाह और रिफॉर्म का प्रोसेस हर सूरत जारी रखना चाहिए। अच्छा सर, सूबे में
संगीन और आम नौइयत के जराइम को कंट्रोल करने में स्पेशल ब्रांच का क्या किरदार है? स्पेशल ब्रांच का इसमें बहुत अहम किरदार है। हम जो रिपोर्ट्स अपनी भिजवाते हैं, जैसे मैंने आपको गवर्नमेंट को बताया कि हम कुछ रिपोर्ट्स भिजवाते हैं, इसी तरह हम पुलिस के अंदर आईजीपी को भी बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो शायद वैसे महकमे से ना मिलती हो वो बताते हैं, क्योंकि हमारा एक मैकेनिज़्म फ़र्क है उनसे। अच्छा। पुलिस से तो अब मिसाल के तौर पे अगर किसी जगह पे क्राइम को छुपाने की कोशिश की जा रही, जिसको उर्फ़ में बर्किंग कहा जाता है, वर्किंग कहा जाता कि मुकदमा दर्ज नहीं हो रहे, तो हम उसके ऊपर स्पेशली रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि इतनी दरख्वास्तें आईं, इतने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुए, इतने नहीं हुए, तो उस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाता है और मुकदमा दर्ज करवाए जाते हैं। इसी तरह हमें ये मिसाल के तौर पे अगर पता चले कि फ़लाँ जगह पे तफ्तीश में ये ख़राबी हो रही है, हम वो फ़ौरन नोटिस में लाते हैं। पीओज़ इश्तिहारी आपको पता है एक बहुत इशू है, इश्तिहारियों के बारे में हमने बल्कि लास्ट ईयर पिछले 1 साल का मैं डेटा देख रहा था, तो सिर्फ क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर और जो पब्लिक ऑर्डर के इश्यूज़ हैं उनको कवर करने के ऊपर स्पेशल ब्रांच ने 1.5 लाख के करीब रिपोर्ट्स जनरेट की, जो कुछ हिस्सा वर्किंग के बारे में, कुछ हिस्सा पीओज़ की गिरफ्तारी के बारे में, कुछ हिस्सा इन्वेस्टिगेशन के बारे में, कुछ हिस्सा अगर किसी जगह कोई करप्शन या कोई ऐसी शिकायत आ रही उसके बारे में। तो इन तमाम पहलुओं पर स्पेशल ब्रांच नज़र रखती है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती है। और मुझे खुशी है बड़ी कि बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स पे बड़ा एक्शन होता है। स्मगलिंग के इश्यूज़ पे हमने पिछले 1 साल में काफ़ी एक्शन लिया, इसी तरह, और उसकी वजह से बहुत उसका इम्पैक्ट आया और फेडरल गवर्नमेंट ने भी उसको एक्नॉलेज किया। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट ईयर पेट्रोल का आपको याद होगा शॉर्टेज आ गई थी शुरू में फरवरी मार्च में, उसके ऊपर जितनी होर्डिंग का मसला था या शुगर के ऊपर होर्डिंग का इशू हो जाता है, उन सब के ऊपर स्पेशल ब्रांच अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, वो शेयर करती है, तो पूरी गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन लेती है। तो फिर वो एकदम आपको याद होगा पेट्रोल अवेलेबल हो गया था। इसी तरह जब शुगर का अब आगे से रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, उसमें हम प्राइसेस की अवेलेबिलिटी उसको भी मद्देनज़र रखेंगे। सिक्योरिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू होता है कि मसाजिद की सिक्योरिटी, तरावियाँ हो रही हैं, रमज़ान बाज़ार होंगे या आम मार्केट्स हैं, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी फिर स्पेशल ब्रांच इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के साथ साथ ज़िले के लेवल पर, रीजन के लेवल पर और सूबे के लेवल पर तमाम जगह पे अपनी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करती रहती है। और ज़ाहिर है कि ये हमारा एक चूँकि इंडिपेंडेंट मैकेनिज़्म है, तो वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ऑथेंटिक समझी जाती है और उस पर हमेशा बड़ा भरपूर एक्शन भी किया जाता है। अच्छा, आपने बात की रमज़ानुल मुबारक की। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, महंगाई का एक बड़ा तूफ़ान, उसकी भी आमद है। इस तूफ़ान को रोकने में स्पेशल ब्रांच का क्या किरदार है? क्योंकि जो हमारी नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं, उन्होंने कहा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल किया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी भी आवाम के सामने है। स्पेशल ब्रांच का क्या किरदार होगा रमज़ानुल मुबारक में महंगाई को रोकने या ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही के? चीफ मिनिस्टर साहबा की बड़ी इसके ऊपर स्पेशल फोकस है। आपको पता है उन्होंने आते साथ इस पर 2 मीटिंग्स की हैं। एक मीटिंग 2 दिन पहले भी हुई, मैं भी उसका हिस्सा था। तो उसमें उन्होंने हमारे ज़िम्मे ख़ास तौर पर ये लगाया, मैंने आपको कहा कि हम वैसे भी मॉनिटरिंग इसकी करते हैं। अब हमने उनकी हिदायत पर एक नया एक तो हम अपना मैकेनिज़्म जो पहले से कर रहे हैं, सो अगर कोई शुगर की होर्डिंग करेगा, हमने उनको बताया कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो आपने कहा, तो हमने ये सारी बातें उनको बताई कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इन आइटम्स में इशू हो सकता है, कुछ सब्जियां हैं, कुछ शुगर या इन चीज़ों के बारे में। तो उस पर उन्होंने एक स्पेशल रमज़ान पैकेज भी लाने का अनाउंसमेंट किया, लोगों को गिफ्ट हैम्पर्स घरों में पहुँचेंगे, उसका एक पूरी वर्किंग चल रही है। तो स्पेशल ब्रांच ऐसे जो बड़े किरदार जो होर्डिंग में शामिल हों या जिनकी वजह से मार्केट की बैक पे कोई इस तरह की डिस्टॉर्शंस हो रही हों, हम उनकी लिस्ट भी बनाते हैं, उनको हुकूमत के नोटिस में लाते हैं, फिर उन पे भी एक्शन लिया जाता है। अब जो एक लेटेस्ट जो चीफ मिनिस्टर साहबा की हिदायत पे हमने ये काम शुरू किया वो ये है कि हमने एक इसके ऊपर पूरी एक ऐप और एक पोर्टल बनाया है जो तमाम इसेंशियल आइटम्स की अवेलेबिलिटी और उनकी प्राइस के मद्देनज़र रखेगा। और जो अप टू डेट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, यानी आज सुबह जो कुछ हुआ, अब ये नहीं होगा कि 32 घंटे बाद या 36 घंटे बाद इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, वो लाइव इन्फॉर्मेशन आपको कि इस आइटम अगर मिसाल, अब उसमें लेटेस्ट ये है फॉर एग्जांपल कि जी आज सुबह मंडी के अंदर से अगर आलू मिसाल के तौर पे 80% मार्केट्स में महंगी प्राइस पे मिल रहा है, नोटिफाइड प्राइस से ऊपर मिल रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन फ़ौरन अवेलेबल होगी। अच्छा। और सिर्फ 20% में रेट पे मिल रहा है, तो जहाँ जहाँ पे ऐसा इशू है वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स को उसकी इन्फॉर्मेशन फ़ौरन शेयर हो जाएगी। तो वो उसके ऊपर उन्होंने जो एक्शन लेना है, प्राइस कंट्रोल जो मैजिस्ट्रेट्स होंगे वो अपना
फिर हम प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की परफॉर्मेंस भी उनकी नोटिस में लाते हैं कि अब कई अजला हैं जहाँ पे अगर प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट ने पूरे हफ्ते में कुछ किया ही नहीं तो ज़ाहिर है प्राइस कंट्रोल कैसे हो सकती है। तो उसको भी फिर हम उनके नोटिस में ले आते हैं, तो फिर उनको एक्टिवेट किया जाता है। तो उसकी वजह से ये होता है कि जिस वक्त फिर ये आ जाती है ऐसी चीज़ नोटिस में, इसी तरह अगर कहीं गवर्नेंस रिलेटेड और कोई इश्यूज़ हों, आपने चूँकि ये एक सवाल उठाया, तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव जो स्पेशल ब्रांच का है जिसको बड़ा अप्रिशिएट हर तरफ किया जा रहा है, वो ये है कि गवर्नेंस मॉनिटरिंग का हमने एक पूरा मैकेनिज़्म बनाया है। अच्छा। जिसमें 21 के करीब ऐसे पैरामीटर्स हैं। चीफ मिनिस्टर साहबा का एक बड़ा कंसर्न था, उन्होंने कहा जी सॉलिड वेस्ट या जो सफाई का मसला है वो बड़े शहरों में, आप हमें उस पर रिपोर्ट दें। उस पर रिपोर्ट दें। तो हमने उसमें 21 पैरामीटर्स, जिसमें सॉलिड वेस्ट भी है, जिसमें मिलावट, जिसमें अगर मैन होल के गटर गायब हैं, जाली मिनी पेट्रोल पम्प बने हुए हैं, कहीं क्वैक्स हैं जो लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं, इस तरह के 21 पैरामीटर्स हैं, सड़कें टूटी हुई, ये सारा, उन तमाम को हमने कवर करके उसका एक पूरा पोर्टल बनाया है। और अब तक 1 लाख से ज़्यादा हम उसके ऊपर हमारा अमला विद पिक्चर्स, विद जियो टैगिंग, लोकेशन, एवरीथिंग, विद जो उसकी प्लेस जहाँ पे वो है उनको अपलोड कर रहे हैं। ये एक डेटाबेस बन गया जो तमाम जो मुतलका महकमे हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई। वो उसके ऊपर पाबंद हैं अब कि अब चीफ मिनिस्टर साहबा उनसे बाकायदा पूछेंगी कि ये जो आपकी जगह थी, इस जगह पे गंद नज़र आ रहा है, इसका आपने क्या किया। तो वो उसके ऊपर फिर आफ्टर की पिक्चर भी लगाएंगे और बिफ़ोर और आफ्टर दोनों सामने आ जाएगा। अब उसका एक पोर्टल और मैकेनिज़्म ये बन गया कि अगर मिसाल के तौर पे अब तक हम 1 लाख से ज़्यादा ऐसे पंजाब में शिकायत को अपलोड कर चुके हैं, उनमें से अब तक 75% से ज़्यादा एड्रेस भी हो चुकी है। अच्छा, यानी 1 लाख शिकायत आपने जो हमने अपलोड की उनमें 75% पे काम हो गया। 75% की आफ्टर की पिक्चर्स भी हमारे पोर्टल पे आ चुकी, अभी 25% बाकी है। 25% पे काम चल रहा है। और उसमें से अगर कोई लेट हो जाए तो उसको एस्केलेट करके ऊपर के लेवल, सो फॉर अगर मिसाल के तौर पे LWMC काम नहीं कर रहा तो डिप्टी कमिश्नर को उसकी रिपोर्ट चली जाएगी, अगर तब भी नहीं हो रहा फिर कमिश्नर को चली जाएगी, और फिर भी नहीं हो रहा तो फिर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी वो रिपोर्ट चली जाएगी। तो हम उस तमाम को मॉनिटर करते रहते हैं, फिर उसको हम वेरीफाई भी करते हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि अगर ज़ाहिर है एक महकमा है, उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है, अगर वो ठीक तरह अंजाम नहीं दे रहे और उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट सोर्स से ही पता चल जाता है तो उसका आवाम को रिलीफ बहुत पहुँचता है। और उसकी वजह से होता ये है कि अगर किसी जगह कोई क्वैकरी हो रही है, अगर किसी जगह कोई जाली पेट्रोल पंप बन रहे हैं, उसका मसला है, तो जब वो नोटिस में आ जाएगा तो उसके बाद उस पर जब अमल दरामद होगा तो जाहिर है उसका आवाम को रिलीफ पहुंचता है। तो ये डायरेक्टली आवाम को रिलीफ पहुंचाने वाली चीज़ें हैं तमाम, जिनके ऊपर हमारा स्पेशल फोकस है। अच्छा सर, थाने की सतह पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है, इसकी रोकथाम के लिए स्पेशल ब्रांच का क्या किरदार है? किस तरह स्पेशल ब्रांच ऐसे अनासर की निशानदही करती है, और अगर इनमें थाना ही मुलविस हो तो तब कार्रवाई का पैमाना क्या है? अच्छा, अब चूँकि स्पेशल ब्रांच आपको पता है बनी ही ऑर्गेनाइज क्राइम के रेफरेंस से बहुत सालों से है, तो हम उस पर स्पेशल नज़र रखते हैं उसकी लेकिन जाहिर है हमारा डायरेक्ट ये मैंडेट नहीं है कि हम किसी काम में डायरेक्ट इंटरवीन करें। तो उसकी वजह से ये होता है कि हम जहाँ जहाँ हमारे नोटिस में ऐसी को मिस, इसको हम एक कैटेगरी करप्शन की आ जाएगी, एक कैटेगरी आ जाएगी जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन में कोई आदमी गड़बड़ कर रहा है, और एक मिस गवर्नेंस की आ जाएगी जो ये है कि जैसे आपने देखा कि थाने के लोग ही मिल जाते हैं और उनकी वजह से अगर कोई हो रहे हैं ऐसे जराइम तो उसमें शामिल हों। इन तमाम कैटेगरीज़ पे हम इंफॉर्मेशन साथ साथ कलेक्ट करते रहते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जो अप्रोप्रिएट लेवल है, अगर DPO के लेवल पे कोई एक्शन होना है उनके साथ शेयर कर लेते हैं, अगर RPO के लेवल पे होना है उस पर कर देते हैं, और अगर IG लेवल पे होना है तो वहाँ भी शेयर कर देते हैं। उसके ऊपर फिर सब्सिक्वेंटली जो एक्शन होता है उसको भी हम किसी हद तक मॉनिटर करते हैं, लेकिन फिर हम ये समझते हैं कि चूँकि हमने महकमे के सारे अफसरान के नोटिस में दे दिया तो वो इस पर एक्शन इंश्योर करवाएंगे, तो उसके ऊपर एक मेजर पोर्शन के ऊपर एक्शन हो भी जाता है। कुछ केसेस में नहीं भी होता तो फिर हम, जैसे मैंने कहा, हाईएस्ट लेवल तक भी वो नोटिस में लाते हैं, तो फिर वो एक्शन ज़रूर हो जाता है। और इसमें अब एक नई चीज़ जो हमने, जैसे मैंने कहा कि गवर्नेंस मॉनिटरिंग और पोर्टल के अंदर हमने जो की है, अब हम इसमें एक नया इसी तरह का एक पूरा पहलू ऐड कर रहे हैं जो क्राइम और पुलिसिंग की मॉनिटरिंग के हवाले से एक पूरा, जैसे मैंने गवर्नेंस मॉनिटरिंग का कहा वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो उसी तरह क्राइम और पुलिसिंग की मॉनिटरिंग के लिए भी एक मैकेनिज़्म पूरा बन रहा है जो इस वक्त अंडर डेवलपमेंट है, और वो जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा तो हैंड ओवर होता जाएगा। बतौर एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच साल 2023 की कारकर्दगी को किस नज़र से देखते हैं आप? साल 2023 मैं समझता हूँ कि एक चैलेंजिंग साल था। आपको पता है पूरा साल
पूरी दुनिया 22 से ऑनवर्ड जिस इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार रही है, इन्फ्लेशन, यूक्रेन रशिया की वॉर, अब रेड सी की सिचुएशन, उसके जो इम्पैक्ट्स आए हैं हमारी लोकल इकॉनमी पे, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये चीज़ें, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, गवर्नमेंट्स का आना जाना, इस तमाम की वजह से एक चैलेंजिंग ईयर था। मैं महकमे की परफॉर्मेंस को अगर देखूं तो आई वुड बी सेइंग आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि स्पेशल ब्रांच ने बड़ा अच्छा काम किया। हमने हर मौके पे बर वक्त इंफॉर्मेशन जो लोग मुतलका थे उनको भी पहुंचाई, और बल्कि बहुत केसेस में हमने स्पेशल रिपोर्ट्स, हम उनको कहते हैं, हम इन एडवांस बहुत सी रिपोर्ट्स शेयर करते हैं जो हम अपनी इंफॉर्मेशन के ज़रिए कलेक्ट करते हैं। कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होना हो, जैसे बहुत से लोगों के नोटिस में नहीं होगा, लेकिन हम इस वक्त भी मिसाल के तौर पे सखी सरवर में अगर उर्स हो रहा है, हम पहले वो भी नोटिस में ले आएंगे। तबलीगी जमात का इज्तिमा हो रहा है, वो भी नोटिस में पहले ले आएंगे। मादुल आल हुसैन का मेला हो रहा है, वो भी नोटिस में पहले ले आएंगे। किसी जगह पे कोई एजिटेशन की तवक्को होगी, उसको भी पहले नोटिस में ले आएंगे। तो पहले भी इंफॉर्मेशन पास करते रहे हैं जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो उस दौरान हो रहा था उसका भी एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और पोस्ट इवेंट भी हम फिर अपना एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं। और जब मैं स्पेशल ब्रांच की वॉल्यूम ऑफ वर्क इन दिस ईयर देखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि हमने एक तो स्पेशल ब्रांच की ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी को ट्रांसफॉर्म तो किया है जैसे मैंने कहा, बट जो इसकी वॉल्यूम ऑफ वर्क है अब वो चंद हज़ार में नहीं बल्कि अब वो लाखों में जा चुका है। अच्छा। अब जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ गवर्नेंस मॉनिटरिंग में 1.25 लाख से ज़्यादा एंट्रीज़ हैं इस वक्त, जो पहले नहीं थी। लोगों की, सिटीजन्स की जो अपॉइंटमेंट्स होनी है और उसकी वेरिफिकेशन, या लोगों ने VVIP इवेंट्स में जाना है उसकी वेरिफिकेशन, इस तरह के मुख्तलिफ पहलू हैं। 1 लाख से ज़्यादा वेरिफिकेशन हम वो इस साल में कर चुके हैं। इसी तरह जो आपके क्राइम और इनसे रिलेटेड, जैसे मैंने कहा, 1.25 लाख से ज़्यादा वो रिपोर्ट्स हैं। तो जब आप टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्क को देखते हैं तो ये बढ़ के अब तकरीबन 500,000 से ज़्यादा जा चुका है। कुछ साल पहले तक इसका तसव्वुर भी नहीं था कि इतना वॉल्यूम ऑफ वर्क हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर जो सहूलत आई है वो ये इस वजह से भी आई है कि स्पेशल ब्रांच के अंदर उसकी कारकर्दगी, इस्तेदाद भी बढ़ाई गई है, हुकूमत ने उसमें इन्वेस्ट भी किया है। टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत इसमें हेल्प किया है कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसकी वजह से जो काम पहले शायद 5 आदमी करते थे अब वो शायद 2 आदमी कर लें। डेटाबेसेस ने हमारी इसमें हेल्प की है। तो ये सारी चीज़ें जो चेंज होने के साथ साथ उसकी इम्प्रूवमेंट काफ़ी आई है, और मैं समझता हूँ गोइंग फॉरवर्ड अभी ये सफ़र रुका नहीं, ये जारी है और फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट मज़ीद आती रहेगी। अच्छा सर, जहां दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रही हैं, वहां स्पेशल ब्रांच के क्या इक़दाम हैं, क्या तरजीहात हैं शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए? देखिए, सबसे अहम जो सबसे पहली हमारी तरजीह है वो ज़ाहिर है वो है सिटीज़न सेफ्टी। सिटीज़न सेफ्टी के लिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात ही बताऊं कि जो अब CTD का महकमा है, जो पहले CID के नाम से जाना जाता था, वो भी ओरिजिनली स्पेशल ब्रांच का हिस्सा ही था, इसमें से अलग किया गया। तो ये जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट उसको कहा जाता था, जैसे मैंने कहा ऑर्गेनाइज क्राइम को वो डील करने के लिए था। तो स्पेशल ब्रांच का अभी तक पहली जो तरजीह है वो ये है कि जो बड़े लेवल के ऐसे क्राइम्स हैं या जिसको आप कहते हैं रैकेट्स या ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं, उनके ऊपर नज़र रखी जाए, उनकी इन्फॉर्मेशन मुतलका को पास की जाए ताकि वो इसके ऊपर एक्शन लें। ये पहली चीज़ है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये होती है कि हम उनके जो बड़े पब्लिक इवेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, चाहे वो पॉलिटिकल गैदरिंग है, चाहे वो कोई सोशल गैदरिंग है, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स गैदरिंग है, उन सब की मौके पर हिफाजत करना, मौके से पहले उस इवेंट का और उस पूरे वेन्यू का एनालिसिस करके उसके सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अगर कोई कमी है उसको दूर करवाने के लिए उस पर एक्शन लेना। इसी तरह जितनी पब्लिक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उन सब का सिक्योरिटी ऑडिट करना। एक सबसे अहम जो हमारे काम है, हम तमाम तालीमी इदारे उन सब का पीरियोडिक ऑडिट करते हैं और उसमें अगर कोई कमी हो तो उसको हम दूर करवाते हैं। तमाम रिलीजियस सिग्निफिकेंस की जो बिल्डिंग्स, उन सब के हम सर्वे और सिक्योरिटी ऑडिट्स कराते हैं, अगर उनमें कोई कमी हो उनको हम दूर करवाते हैं। तमाम ऐसे की इंस्टॉलेशंस जिनको हम समझते हैं, चाहे वो ब्रिजेज़ हैं, चाहे वो दूसरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, उन जिनका पब्लिक के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंस है, उन तमाम का हम पीरियोडिक सर्वे कराते हैं। हमारा एक पूरा सर्वे डिपार्टमेंट है और ये हम इंश्योर करते हैं कि इनके सिक्योरिटी सर्वेज़ हो के और उनमें जो उनकी सिक्योरिटी को अगर कोई ख़तरे लाक हैं हम उनको दूर करवाएं।
और इसी तरह तमाम जो हमारी फॉरेनर्स, चाइनीज़, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इन तमाम की जो सिक्योरिटी है उनके भी हम ऑडिट साथ साथ मेंटेन, हर महीने हम ये ऑडिट्स कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सा काम वो है जो लोगों को पता नहीं, जो बैकग्राउंड में चल रहा होता है, और उसके बहुत डिटेल्ड पैरामीटर्स बने हुए हैं। यानी अगर आप सिर्फ कोई एक उसमें इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखें तो उसमें कोई 25 से 30 पैरामीटर्स हैं जिस पर हम उसको एग्जामिन करते हैं। अगर वहाँ को कमी है उसकी फ़ोटोग्राफ्स डेवलप की जाती हैं, वो शेयर की जाती हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट होने वाली वो इम्प्रूव कराया जाता है, अगर कोई डिप्लॉयमेंट की कमी है वो कंप्लीट कराई जाती है। इसी तरह जैसे मैंने कहा, जब कोई इवेंट हो रहा होता है, सो ये पहले प्रेपरेशन वाला पोर्शन, जब कोई इवेंट होता है उससे पहले हम टेक्निकल इक्विपमेंट के ज़रिए भी और डॉग्स के ज़रिए भी उसको सारा सर्च स्वीप करके क्लियर करवाते हैं। इसी तरह जैसे मैंने कहा कि क्राइम और इन चीज़ों को भी हम मद्देनज़र रखते हैं। तो ऑल पब्लिक इवेंट्स, ऑल इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पब्लिक की सिग्निफिकेंस की चीज़ें, ऐसे इवेंट्स जो इसका पब्लिक पे इम्पेक्ट हो सकता है, इन तमाम की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हैं। अच्छा सर, तारकीन वतन एक बड़ा इशू, गुज़श्ता दिनों एक बड़ा क्रैकडाउन भी शुरू किया गया, बाकायदा तौर पर ऑपरेशन का भी आगाज़ किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में भी एक बड़ी तादाद मौजूद है तारकीन वतन की। इनके इनखला के लिए स्पेशल ब्रांच का क्या किरदार है, क्या हिकमत अमली है? आपको पता होगा, ज़ाहिर है अच्छी तरह आप इससे वाक़फ़ हैं कि फ़ेडरल गवर्नमेंट ने इसमें पॉलिसी बनाई और उसके अंदर उन्होंने 3 तरह की कैटेगरीज़ बनाई। उन कैटेगरीज़ को फ़ेडरल गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन किया। उसके मुताबिक हमारा उससे पहले भी काफ़ी डेटा हमारे पास इसका भी था कि इस तरह के कौन से जो तारकीन वतन जो कि जिनके पास बिल्कुल कोई यानी जो बिल्कुल इलीगल है, अगर उनके पास नहीं है, तो उसके ऊपर जब हमारे ज़िम्मे सबसे अहम पहला काम ये लगा कि इस तरह का तमाम डेटा कलेक्ट किया जाए कि कौन लोग कहाँ पे हैं। तो उसके ऊपर एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज की गई पूरे सूबे में और उनकी लिस्ट को पूरी को अपडेट किया गया। ना सिर्फ उसको सर्वे करके अपडेट किया गया, बल्कि उसमें बड़े इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर जो पहले मिसिंग थे वो सारे किए गए। फिर तमाम जो एजेंसीज़ थी उन्होंने उसको शेयर करके एक कंसोलिडेटेड डेटाबेस बनाया। उस कंसोलिडेटेड डेटाबेस को फिर हमने पुलिस को और बाकी सारे जो महकमे जिन जिन ने इस पे कोई एक्शन लेना था उन सबको वो शेयर किया गया। अब उसके ऊपर जो सब्सिक्वेंटली जो भी एक्शन भी लिया गया उसको भी फिर हमने मॉनिटर किया। अगर किसी जगह को फैसिलिटीज़ ठीक नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट ठीक नहीं था, उसको भी हमने साथ साथ मॉनिटर किया। और अभी जो पहली कैटेगरी है सिर्फ उसके ऊपर एक्शन हुआ है। रिमेनिंग कैटेगरीज़ पे जैसे फेडरल गवर्नमेंट आगे हमें बताएगी तो वो रिमेनिंग 2 कैटेगरीज़ पे भी हम डेटा हमने कलेक्ट कर लिया है, उस पर अभी भी एक्सरसाइज चल रही है। और उसके ऊपर ज़ाहिर है जैसे जैसे कोई डिसीजंस आते जाएंगे तो उस पर फर्दर एक्शन जो हमसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी हम शेयर करेंगे। अच्छा सर, पंजाब की तारीख का एक तवील ऑपरेशन कच्चे के ऑपरेशन में स्पेशल ब्रांच ने क्या किरदार अदा किया? क्यों कच्चे पे पक्का हाथ नहीं पड़ रहा? कच्चा उसकी आपको जो ज्योग्राफिकल जो है लेआउट, अगर उसका आपको आइडिया हो तो फिर उसके आपको इशू की बैकग्राउंड और उसका ज़्यादा समझ आ जाती है। जब ये ऑपरेशन शुरू होना था उस वक्त मैंने भी 2-3 दफ़ा विज़िट किया, हर जगह जाके भी देखा और हमने उस पर बड़े डिटेल्ड सर्वेज़ भी करवाए और हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी उस ऑपरेशन के अंदर शामिल भी हुई। जो कच्चे का ये एक पीरियोडिक समझे एक सीजनल एक इशू है। अब जैसे ये जो मौसम जा रहा है, गंदम का आगे से कटाई का मौसम है, उसके बाद दरियाओं में सैलाब का ज़माना होता है। बहुत से एरियाज़ हमारे कच्चे में ऐसे हैं जिनमें जब दरिया बढ़ जाता है, जैसे गर्मियों में पानी बढ़ जाएगा तो वो एरिया सारा सैलाब में आ जाता है, इनंडेट हो जाता है, उस पर कोई आबादी नहीं हो सकती। जब पानी सर्दियों में रिसीड कर जाता है वो एरिया अवेलेबल हो जाता है। तो उन एरियाज़ में कुछ लोग सर एक तवील ऑपरेशन किया। इससे पहले अगर मैं 1990 में पहली मरतबा ऑपरेशन किया गया था, उस वक्त वज़ीर आला नवाज शरीफ थे, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और उन्हीं के दौर में ये ऑपरेशन का अगर ये अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात ये है इसको समझने की, अगर आप ये ऑपरेशन साथ साथ ना करते रहें तो ये शायद मुस्तकिल पनाहगाहें बन जाएं। अच्छा, हर दफ़ा जब दरिया ऊपर आ जाता है तो ना वहाँ पे कोई पुलिस रह सकती, ना डाकू रह सकते हैं, पानी ऊपर आ जाता है
और उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, और जब पानी रिसीड करता है तो फिर आपको उनका जाके मुकाबला करना, उनको वहाँ से डिसलॉज करना, अरेस्ट करना, उनको पनाहगाहें मुहैया ना होने देना, पुलिस अपनी चौकियाँ बना लेती है। तो ये एक एक्सरसाइज आपको कॉन्स्टेंटली लॉ इन्फोर्समेंट में करनी पड़ेगी टिल द टाइम कि आप वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐसी कर लें जो अनफॉर्चुनेटली उस एरिया में नहीं हो सकी इतने अरसे में, कि अगर आपकी वहाँ रोड्स हों, ब्रिजेज़ हों, स्कूल्स हों, हेल्थ की फैसिलिटीज़ हों, ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा हो, तो आपको शायद ये फेस ही ना करना पड़े। एक हज़ारों मील का एरिया है जिसमें ना ब्रिजेज़ हैं, ना रोड्स हैं, ना स्कूल्स हैं, बल्कि जो पहला स्कूल पुलिस ने वहाँ पे कायम किया है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। पुलिस ने कहा। तो अब ये है कि उसके ऊपर एक पूरा इस दफ़ा प्लानिंग हो के प्रोजेक्ट्स बने हैं। तो अगर ये चीज़ें वहाँ बन जाएँ तो फिर मैं समझता हूँ कि ये जो कच्चा, जिसको हम कच्चा समझते हैं, वो कच्चा तो नहीं रहेगा, तो लिहाजा आपका ये मसला मुस्तकिल हल हो जाएगा। उस वक्त तक आपको ये ऑपरेशन, और आप देखें उस ऑपरेशन के रिज़ल्ट्स कितने अच्छे आए हैं। अब ना वहाँ पे उस कच्चे के अंदर कोई ऐसी इम्प्यूनिटी के साथ कोई लोग रह रहे हैं, ना वहाँ पे कोई इस तरह का इशू बचा है कि आप ये समझें कि या वहाँ मुस्तकिल पनाहगाहें बन गई हैं। तो वो ऑपरेशन मैं समझता हूँ अपने ऑब्जेक्टिव्स उसने कामयाबी से हासिल किए हैं। लेकिन अगर आप ये समझें कि ये हमेशा के लिए हो जाएगा, तो हमेशा के लिए तब होगा जब आप वहाँ परमानेंट पुलिस इस्टेब्लिशमेंट्स बनाएंगे, वहाँ थाने बने, चौकियाँ बने, पुलिस की परमानेंट प्रेजेंस हो, रोड्स बने, ब्रिजेस बने, स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बने, लोगों की आमदोरफ्त के वसाइल हों, इकॉनमी डेवलप हो, तो आप देखेंगे कि कच्चे का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। अच्छा सर, लगे हाथों ये भी बता दें कि बतौर एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच आपने अपने शहदा के वर्सा की वेलफेयर के लिए क्या इकदाम किए हैं? देखें, शहदा हमारे लिए पहली नंबर पे प्रायोरिटी हमारी, मेरी तो कम से कम हमेशा से रही है। तो हम जब मैं आया था तो हमारे पास कुछ केसेस पेंडिंग थे जो अपॉइंटमेंट के। आपको पता है कि जब शहीद होते हैं तो उनके जो वर्सा हैं उनका राइट है कि उनकी कोई अपॉइंटमेंट की जाए। तो बाज़ केस वो अब अल्हम्दुलिल्लाह तमाम केसेस हमने उनकी अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं। बाज़ केसेस में हमें उनको यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने जूनियर क्लर्क भर्ती होना तो उसको टाइपिंग टेस्ट पास, हमने उनकी ट्रेनिंग भी करवाई ताकि वो उस मेयार पे पूरे उतर जाएं जो एक रिक्वायर्ड है, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम किए। फिर उसके साथ साथ जितने भी उनके बेनिफिट्स के केसेस थे वो हमने तमाम क्लियर किए। जो हमारे गाजी अफसर हैं जो ज़ख्मी हो गए उन तमाम की एक एक की मैंने ख़ुद उस कमेटी को हेड करके उन तमाम की बात सुनी, उनके केसेस भिजवाए, उनको हमने कॉम्पनसेशन दिलवाई, गाजी डिक्लेयर करवाया। और सिर्फ इन्हीं का ही हमारे ऊपर हक़ नहीं है, बल्कि जो लोग हमारे डेथ ड्यूरिंग सर्विस वैसे कुदरती किसी वजह से भी हो जाती, उन तमाम के जितने क्लेम्स थे उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट करवाया है। और अब मुझे ये बड़ी खुशी है कि हमारे पास इस तरह के कोई क्लेम्स पेंडिंग नहीं हैं। इसी तरह हमने हमारे जो स्टाफ है, हमारे पास एक मेजर इशू ये था कि जो स्टाफ पहले रिक्रूट हुआ वो बहुत सालों से काम कर रहे थे, रेगुलराइज नहीं हुए थे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम को, वो जो क्लर्क बादशाही में जो घूम रहे होते हैं केसेस, उस सब को कंप्लीट करके तमाम को रेगुलराइज कर दिया है और वो सब बहुत खुश हैं। आप किसी से पूछ सकते हैं, जो ये आपको कंप्यूटर वाले लोग मिलेंगे बाकी दफ्तर में, उनसे पूछ लें कि वो अब रेगुलर हैं। इसी तरह हमने इन सब के वो जो हमने एक अपना एक वेलफेयर का, आपको पता है एक निज़ाम है, आप हमारा कैफेटेरिया जाके देखें कि वो किस लेवल का है, उसमें मैं भी जाता हूँ और चाहे उसमें कोई हमारा दर्जा चारम का या कोई एग्जेक्टिव का कांस्टेबल है वो भी वहीं पे खाना खाते हैं हम इकट्ठे। वो जगह हमारी हमने ऐसी बनाई है कि वो बड़ी एग्जाम्पलरी है। इसी तरह हमने किसी भी आदमी को, चाहे वो कोई मेडिकल की कोई मसला है, चाहे उसका कोई और इशू है, उन तमाम को करने के लिए, कोई भी उनको प्रॉब्लम होता है उसके लिए हम उनकी हेल्प भी करते हैं। जो भी उनको मदद चाहिए होती है वो हम तमाम उनको प्रोवाइड करते हैं और ये हम इसको एक ऑन गोइंग बुनियादों पे हमने जारी रखा हुआ है। बात सुनिए, आपने एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच जुल्फ़कार हमीद की। उनका कहना है कि स्पेशल ब्रांच को जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जा रहा है। यकीनन इनके ये इक़दाम खुशाइन हैं। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।